हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेल, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु में। गुड इवनिंग एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। आशा करती हूँ कि आपका होली का फेस्टिवल, एक कलरफुल फेस्टिवल, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा होगा। तो आज होली वाले दिन भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है। ये थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो टीजीटी से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो वही क्वेश्चन को आज हम करेंगे यहाँ पर। जैसे कि कल वाली क्लास में मैंने सिर्फ आपको ग्रामर के क्वेश्चंस कराए थे, यहाँ पर आपको लिटरेचर के भी थोड़े से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, एकदम बेहतरीन, जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन में, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन और मजेदार क्वेश्चन आपके लिए, ऐसे रंग बिरंगे क्वेश्चन है जो आपके जीवन में रंग भर देंगे। तो चलिए कुछ ऐसे ही बेहतरीन रंग बिरंगे क्वेश्चंस के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये सेशन भले ही रिकॉर्डिंग वाला हो, लेकिन इसे बिल्कुल लाइव की तरह पढ़िएगा। मैं भी लाइव की तरह यहाँ पर पढ़ाऊंगी। आप अपने आंसर्स क्या कीजिएगा, कमेंट्स में देते रहिएगा। तो जैसे ही जब मैं आपके कमेंट्स देखूंगी, मैं आपको आंसर भी करूंगी कि जो जो आपने आंसर किए हैं उनको मैं कमेंट में देख देख कर आपके आंसर्स भी देखती रहूंगी और आंसर्स भी करती रहूंगी। तो जरूर पढ़िएगा अच्छे से क्वेश्चंस को और अपने कमेंट्स में आंसर भी देते रहिएगा, सो दैट मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी होली वाले दिन भी। होली वाले दिन तैयारी का मतलब है कि आप अपने एग्जाम को लेकर वाकई ही सीरियस हैं। जब कभी भी आपका एग्जाम आएगा, आप उसे करने के बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल उसके लिए एबल होंगे, आप बिल्कुल तैयार होंगे। तो चलिए आइए यहाँ पर हम कुछ मजेदार क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ जाता है, ये आपके बारे में तो खैर मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अब भी बता देती हूँ। वैसे तो मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स ने, मुझे उम्मीद है कि आपको डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन फिर भी जिस किसी ने अभी तक आपको डाउनलोड नहीं किया है, वो रिजल्ट गुरु की आपको जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये आप तो वैसे ही आपके लिए बहुत ज्यादा रंग बिरंगी और आपके जीवन में रंग भरने वाली साबित होने वाली है। ये जो 300 क्वेश्चन आपको रोज मिलते हैं ना, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। हमारे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या है, फिर उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सेंटेंस गिवन है, पहले तो इस सेंटेंस को ही देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या है। नाउ राम सेड द चिल्ड्रन हैड बेटर गो बेड अर्ली। अब राम ने कहा कि चिल्ड्रन बेटर होगा कि वो बेड पे चले जाएं अर्ली। अब जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तो उसे हम कभी भी पास्ट में और ज्यादा चेंज नहीं करते। तो द चिल्ड्रन हैड बेटर गो। नाउ जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राम सेड दैट द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। राम सेड दैट द चिल्ड्रन शुड गो। अब यहाँ पर शुड का तो कोई मतलब नहीं बनता भाई, हैड बेटर गो आ जाता है। नाउ द राम ऑफन सेज, यहाँ पर सेज का कोई मतलब नहीं बनता। चिल्ड्रन गो टू बेड अर्ली, ये सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस हमारा बचता क्या है, ए हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपका भी ए आंसर है, आपने मार्क कर दिया होगा। तो भैया ए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इनडायरेक्ट स्पीच आपसे पूछा। क्वेश्चन क्या है, आई कुड रीड व्हेन आई वाज 3। मैं पढ़ सकता था जब मैं 3 साल की थी। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात। अब देखिए सेंटेंस किसने बोला है, शी सेड। तो शी सेड मतलब उसने कहा, क्या कहा कि आई कुड रीड व्हेन आई वाज 3। तो जब इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी कुड रीड व्हेन शी वाज नियरली 3। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज हम देखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है भैया, थर्ड पर्सन है, और जब थर्ड पर्सन है आपके रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, जबकि यहाँ पर आई है, जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कैसा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जिसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो जाहिर सी बात है आई को रिप्लेस करके क्या आएगा, शी आ जाएगा। नाउ शी कुड रीड
व्हेन शी वॉज नियरली 3, तो यहाँ पर कुछ कहने की बात नहीं आई। शी सेज दैट, अब देखो सेज तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, शी सेड दैट, तो शी सेड शी डैड। अब देखो यहाँ पर कहीं भी इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करके दैट का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट में देखेंगे शी सेड दैट शी कुड रीड व्हेन शी वाज 3, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर एकदम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, जल्दी से देखते हैं कि अब इसका सेंटेंस का आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर ना सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा इनकरेक्ट ये क्वेश्चन है। अब इनकरेक्ट इसमें क्या है, आपसे करेक्टली नहीं बल्कि इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड पूछा गया, स्पेल्ड इनकरेक्टली। तो आपसे उस शब्द के बारे में पूछा गया है जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड है। अब अगर हम देखें यहाँ पर फेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, अनआर्टिकुलेट, परसुएसिव, तो यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत है, और वो स्पेलिंग कौन सी है, वो स्पेलिंग है आपकी फेटर्निटी, जबकि फ्रेटर्निटी की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो ये होती है। तो यहाँ जो आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलिए तो जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इलोक्वेंट। तो इलोक्वेंट का आपसे ऑपोजिट पूछा गया है, मतलब आपसे एंटोनियम पूछा गया है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इलोक्वेंट का एंटोनियम क्या होगा। तो देखिए इलोक्वेंट के एंटोनियम की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑपोजिट हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है इनआर्टिकुलेट। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें आर्टिकुलेट, परसुएसिव, एक्सप्रेसिव, तो ये तीनों मिलकर कहीं ना कहीं इसके सिनोनियम की तरह यूज होते हैं। ये किसकी तरह यूज होते हैं, इसके सिनोनियम की तरह यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इलोक्वेंट का ऑपोजिट क्या हो जाता है, इनआर्टिकुलेट। चलिए तो इसी बात पे जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि होली पे ये क्लास आपको कितनी रंग बिरंगी, मतलब कितनी अच्छी लगी। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपोजिट पूछा गया आपसे मॉर्बिड का। तो मॉर्बिड बेसिकली होता है जो कहीं ना कहीं मतलब कोई एक ऐसा अनप्लीजेंट वाला वर्ड है, मतलब एक अनप्लीजेंट चीज को लेकर आए, अनप्लीजेंट चीज को दर्शाए, जैसे डेथ लाइक समथिंग। तो इसका जो अगर हम बात करें एंटोनियम मतलब ऑपोजिट की, तो देखो ग्लूमी तो बिल्कुल खुद सैड वाला वर्ड हो गया, मेलंखोलिक, अनहैप्पी, ये तीनों सैड वाले वर्ड हो गए। इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो गे हो जाएगा। गे का मतलब होता है हैप्पी, टू बी हैप्पी। तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लीजेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपोजिट ऑफ एक्सप्लिसिट। तो भैया एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल सही हो लिखा हुआ, बिल्कुल शांति से देखते ही आप समझ जाएं कि हाँ क्या बात हो रही है, तो वो होता है क्लियर एक्सप्लिसिट। अब इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा, तो भैया ये तो आप वैसे भी वर्ड से बता सकते हैं, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। तो यहां पर जो इसका ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, इम्प्लिसिट हो जाता है, जो कि क्लियर ना हो, अनक्लियर हो, मतलब घुमा फिरा कर बोला गया, आप बिल्कुल ढंग से नहीं समझ पा रहे कि क्या बात बोली गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पसंद आ रहे हैं ना क्वेश्चन, मजे आ रहे हैं ना आज क्लास में। तो चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मीनिंग पूछा गया है। मीनिंग मतलब सिनोनियम पूछा गया है। अब कौन से वर्ड का सिनोनियम पूछा गया है, इंडिजिनस। तो इंडिजिनस का आपसे सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग पूछा गया है। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा इंडिजिनस, जो कि धरती से मतलब उसी जगह से रिलेटेड हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, इसका मीनिंग हो जाएगा नेटिव। तो यहां पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी हमारा एकदम बोले तो करेक्ट आंसर, सी फॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी बोले तो बिल्कुल करेक्ट, तो बिल्कुल करेक्ट हमारा करेक्ट आंसर, आई मीन बी हमारा करेक्ट आंसर, नेटिव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What is the synonym of redemption? अब आपसे रिडेम्पशन का सिनोनिम पूछा गया है। तो देखो रिडेम्पशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को रीपरचेज करते हैं या फिर से उस चीज को रिवाइव करते हैं। तो इसका जो अगर इन वाले वर्ड्स में देखें तो देखो वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो इसका सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। जो वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो इसका सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। तो डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वर्ड टेम्पोरल, अब टेम्पोरल का अर्थ आपको बताना है कि टेम्पोरल का अर्थ क्या होगा। तो टेम्पोरल का आप मीनिंग कह सकते हैं, सिनोनिम कह सकते हैं। तो देखते हैं कि टेम्पोरल का मीनिंग क्या होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल, वर्ल्डली, रिलीजियस, पीसफुल। देखो टेम्पोरल का मतलब होता है जो वर्ड से रिलेटेड हो, है ना, तो जो पूरी वर्ड में सर्वाइव करे, या जो पूरा मतलब सबके लिए हो, नॉट स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजियस, जो कहीं ना कहीं वर्ड से मतलब देश से, दुनिया से अपना मतलब रखता हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ल्डली। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वर्ल्डली। तो यहाँ पर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसी बात पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये लिटरेचर में है, लिटरेचर से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेस्टोरल एलिजी, इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है पेस्टोरल एलिजी का। तो पेस्टोरल एलिजी का फीचर नहीं है, ये पूछा गया है। The soul of the dead shepherd realizes at the end that the death in the world is entry to the higher life. Next, the mourner charges with the negligence of nymph or other guardians of the dead shepherd. There is a procession of appropriate mourners. The speaker begins by invoking the muses. देखिए, ये आपका यहाँ पर करेक्ट वर्ड हो जाता है, क्योंकि डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, डी यहाँ पर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, पेस्टोरल एलिजी का कैरेक्टरिस्टिक है। अब अगर हम बाकी की बात करें, द सोल ऑफ द डेड शेफर्ड रियलाइजेस एट द एंड दैट डेथ इज इन दिस वर्ल्ड इज द एंट्री टू अ हायर लाइफ। द मोर्नर चार्जेस विद नेग्लिजेंस ऑफ द निम्फ। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्ट हो जाते हैं एक्सेप्ट ए। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ए नहीं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका बी। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसका हम बी करेक्ट आंसर लेंगे। आंसर क्यों करेक्ट होगा ये मैं आपको बताऊंगी क्लास में। ये आपके लिए फिलहाल होमवर्क है, आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यस, ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर टू मेन पार्ट्स ऑफ। तो ऑक्टेव और सेस्टेट, ऑक्टेव मतलब 8 लाइन्स और 6 लाइन्स मतलब सेस्टेट। तो ये जो है ये आपका पेट्रार्चन सोनेट का स्टाइल है। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सोलिलिकी इज डिफाइंड एज, सोलिलिकी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो सोलिलिकी को डिफाइन किया जाता है जब एक व्यक्ति अपने आप से ही अकेले बात कर रहा हो। तो इसका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेनेसा मीन्स, अब रेनेसा देखो, रेनेसा का मतलब क्या होता है, रीबर्थ, पुनर्जन्म, है ना। तो उसी को अगर हम देखें कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो रेनेसा बेसिकली एलिजाबेथन एज के बाद आया। तो यहाँ पर पुरिटन एज, एलिजाबेथन एज, रिस्टोरेशन एज या फिर रिवाइवल। तो ये रिवाइवल, रीबर्थ के लिए यूज करा गया, पुनर्जन्म के लिए यूज किया गया। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन चारों में से आपको ऑड वन आउट बताना है कि ऑड वन आउट क्या है। अब देखो यहाँ पर कुछ राइटर्स के नाम है, कौन कौन, कमला दास, तोरू दत्त, किरण देसाई, इम्तियाज धाकड़। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से वो एक वर्ड कौन सा है जो कि इस पूरी कैटेगरी में कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है। चलिए बताइए जल्दी से कि इसमें से कौन सा करेक्ट वर्ड होना चाहिए जो यहाँ पर ऑड वन आउट को शो करेगा। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा इम्तियाज धाकड़। इसका रीज़न क्या है, कभी भी अगर हम बात करें बाकी सारे वर्ड्स की, जैसे कमला दास ये इंडियन ऑथर है, ये भी इंडियन ऑथर है, और ये भी क्या है, किरण देसाई ये भी इंडियन ऑथर है ना। लेकिन सिर्फ एक इम्तियाज धाकड़ ऐसी है जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है और पाकिस्तान में इनका बर्थ हुआ, और ये कौन सी, ब्रिटिश, ये एक ब्रिटिश पोइट है ना। कैसी पोइट है, ब्रिटिश पोइट है। तो ब्रिटिश पोइट या ऑथर है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो ऊपर है वो कैसी हैं, वो इंडियन ऑथर है या इंडियन पोइट है।
ठीक है। और बाकी सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज धाकर कौन है, जो कि पाकिस्तान बोर्न और इंडियन सॉरी ब्रिटिश पोइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर बताना आपको यूनिवर्सल ग्रामर किससे एसोसिएटेड है। तो देखो आपने नॉम चॉम्स्की का नाम सुना होगा। नॉम चॉम्स्की ने एक जो आपका इनबिल्ट मतलब एक तरह से इनबिल्ट जो थ्योरी बताई थी कि जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो इंसान के अंदर ही है ना। तो एक यूनिवर्सल ग्रामर है जो सब लोगों को यहाँ पर आती है, पूरे वर्ल्ड में सबको आती है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चॉम्स्की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ही इज द डैश ऑफ द टू। तो देखो जब भी ऑफ द टू की बात आएगी तो हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं, द। कब, जब हमारे पास क्या आ जाए, ऑफ द टू, ऑफ द टू। क्योंकि यहां पर हम चॉइस के साथ साथ, कंपैरिजन के साथ साथ, कंपेयर के साथ साथ हम लोग चॉइस को भी शो करते हैं। किसको शो करते हैं भैया, चॉइस को शो करते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन एज वेल एज चॉइस दोनों को ही शो किया जाता है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज द ब्राइटर ऑफ द टू। क्या हो जाएगा, ब्राइटर ऑफ द टू। क्योंकि टू की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जब द के सुपरलेटिव डिग्री से पहले एक तो द लगता है। सुपरलेटिव का मतलब होता है जब हम एक का कंपैरिजन बाकी सब से करते हैं, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, द ब्राइटर ऑफ द टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। देखिए किसी को भी कोई भी डाउट होगा अगर, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स का आंसर भी दूंगी, है ना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है। रही बात बीच में, जैसे अभी मैंने वो शेफर्ड वाला क्वेश्चन था उसको मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। इसका रीजन ये है कि मैं इसे क्लास में आपको समझाना चाहती हूँ। तो जब हम होली के बाद वापस आएंगे लाइव क्लास में, तो लाइव क्लास में वो क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊंगी और वहां पर मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताऊंगी कि उसमें बी आंसर बनेगा कि सी आंसर बनेगा, उनमें से कौन सा करेक्ट होगा वो मैं आपको क्लास में पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, है ना। वो क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैंने वहां पर होमवर्क ले रखा। मैंने सोचा कि ये भले ही पैसेज में मतलब एक पीडीएफ में है, बट इसको एक अच्छा क्वेश्चन है तो मैं क्लास में ही उसको एक्सप्लेन करूंगी। चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन दिस बुक कंसेप्ट्स आर द डैश। अब जल्दी से मुझे बताइए कि इस ब्लैंक में क्या फिल किया जाएगा। देखिए यहां पर बात क्या की जा रही है, इस बुक में जो कंसेप्ट्स हैं, ऑब्वियसली जो बुक में कंसेप्ट्स हैं वो कैसे हैं, क्लियर हैं। लेकिन यहां पर एक क्या दे दिया, दा दे दिया। अब जब दा दे दिया तो दा के बाद ब्लैंक है, मतलब दा के बाद आपका जब भी हम दा यूज करते हैं तो दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ जाता है। क्या आ जाता है भैया, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसे प्यारा प्यारा गुलाली समझिएगा जो यहाँ पर है। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को आपको प्रयोग करना है, तो दैट इज वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लियरेस्ट आ जाएगा। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले कि क्या है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज होली का दिन है, आपको इधर उधर से क्वेश्चन मतलब बहुत सारे होली के गाने भी सुनने को मिल रहे होंगे। होली पे वैसे भी मज़ा आ रहा होगा, घर में भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, रिश्तेदार वगैरह सब होंगे। तो उसी होली के बीच में आप इन क्वेश्चंस का भी आनंद लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन के जो रंग है ना, ये रंग कहीं ना कहीं आपको बहुत पसंद आएंगे आज, और ये एग्जाम में आपको हेल्प आउट भी करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री आपको बताना है किसका, ब्यूटीफुल का। तो ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, बड़ा ब्यूटीफुल सा नाम है, तो ब्यूटीफुल का आपको सुपरलेटिव डिग्री बताना है। देखो किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी वर्ड का मतलब किसी भी एडजेक्टिव का अगर वो पॉजिटिव डिग्री में है, उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं। वो ट्रिक क्या होती है, आइए मैं बताती हूँ। देखिए हम उसमें चेक करते हैं सिलेबल। अब सिलेबल का मीनिंग क्या होता है, सिलेबल का मीनिंग होता है जिसमें हम पहले एक वोवल लेंगे और फिर एक कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवल प्लस कॉन्सोनेंट। अब याद रखिएगा इसमें पहले वोवल आएगा फिर कॉन्सोनेंट। तो सपोज कीजिए ओम, तो ओम में ओ आया फिर एम आया, तो ये कौन सा हमारा सिलेबल है। तो अब एक वर्ड में आपको चेक करना है क्या एक सिलेबल है या मोर देन वन, क्या एक ही सिलेबल है या एक से अधिक सिलेबल है, ये आपको चेक करना है।
अगर वर्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेबल है तो आप यूज करेंगे ER और EST उस वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए। और अगर एक से अधिक सिलेबल है तो आप यूज करेंगे मोर और मोस्ट एक वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए। फिर से सुनिए, आप एडजेक्टिव को चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि उस वर्ड में कितने सिलेबल हैं, मतलब कितने ऐसे पेयर हैं जो वोवल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर बने हैं, जिसमें पहले वोवल आ रहा है फिर कॉन्सोनेंट। अगर सिर्फ एक ही सिलेबल है तो आप ER EST लगाकर उस वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। और अगर उसमें एक से अधिक सिलेबल है तो आप उसमें मोर और मोस्ट का प्रयोग करके उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। तो देखिए यहां पर वर्ड जो आया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को हम एक बार चेक कर लेते हैं। ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल हैं? तो ब्यूटीफुल में जो सिलेबल है वो कितने हैं, देखिए एक UTIFUL, तो कितने सिलेबल है? 3। और जब 3 है तो क्या प्रयोग करेंगे? मोर और मोस्ट का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमें किस में चेंज करना है? सुपरलेटिव में। तो ब्यूटीफुल का जो सुपरलेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो C विल बी द करेक्ट आंसर। C हमारा एकदम बोले तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होती है बात? तो किसी भी वर्ड को अगर कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में चेंज करना है तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। कोई डाउट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ यहाँ से, आप इसका फोटो ले लीजिए, प्रिंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं पक्का उसका रिप्लाई भी करूँगी जो आपके डाउट्स होंगे। चलिए तो आ जाते हैं। देखिए इसमें भी दीज वर्ड्स आर सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, मतलब इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे क्लेवर है ना, और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ये क्या हमारे कभी एडजेक्टिव वाली क्लास होगी ना तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, बट ऐसे इस रूल को पहचानना, इस वर्ड्स को पहचानना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए कि एक वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में किस तरह से चेंज किया जाए, क्या उसमें ER EST लगाया जाए या मोर और मोस्ट। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, इफ द वर्ड कंटेन्स वन syllable we have to use ER or EST to convert the word into comparative and superlative respectively, but if the word contains more than one syllable we use more or most to convert the particular word into comparative and superlative respectively. Okay, चलिए तो जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब इसमें देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेटेड इन द ब्रैकेट्स, जो कि ब्रैकेट्स में गिवन है। तो आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज रियली यू, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से बताइए कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं डाउटफुल हूँ कि क्या ये रियली आप ही हो, और इसको आपको किस में चेंज करना है? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में मतलब नो का आना जरूरी है। तो इट वॉज, आई वॉज इन नो डाउट दैट इट वॉज रियली, इट रियली वॉज यू। तो इट रियली वॉज यू ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। आई वॉज श्योर इट वॉज रियली नॉट यू, तो ये भी एक वो नहीं होगा कि मैं श्योर नहीं थी, है ना, तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब देखो मैं डाउटफुल थी कि क्या ये आप हो, मतलब वो डाउटफुल है, उसे यकीन नहीं है कि वो पर्सन व्यक्ति वही है या नहीं। और मैं अगर थर्ड में देखूं तो आ रहा है आई वॉज श्योर, मैं श्योर हूं कि वो आप नहीं हो, मतलब वो इस बात पे श्योर है, तो वो डाउटफुल है ही नहीं, मीनिंग चेंज हो जाता है। आई डिड नॉट बिलीव इट वॉज रियली यू, और आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज रियली यू। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जिसमें मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और नेगेटिव वर्ड भी यूज हो गया। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है आपको? ही इज ग्रेटर देन आई एम, तो इसमें आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, मतलब वो मुझसे ज़्यादा महान है। ही इज़ ग्रेटर देन आई एम, मतलब आई से ज़्यादा कौन है? ग्रेटर ही है। तो हम इसे ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा मैथ्स की कोड की तरह ले लेते हैं, ताकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव में गलत ना हो जाए। और आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है भैया? नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो जरा देख लेते हैं एक बार, लेट्स लुक ओवर द ऑप्शंस। ही इज़ नॉट ग्रेटर देन मी, जबकि सेंटेंस क्या है? ही इज़ ग्रेटर देन आई एम, मतलब वो मुझसे ज़्यादा ग्रेटर है ना। तो यहाँ पर क्या रखा है? ही इज़ नॉट ग्रेटर देन मी, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो तो मुझसे अधिक ग्रेटर है।
आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं उसकी तरह से ग्रेट नहीं हूँ। तो भैया ये बात सही हो सकती है कि मैं उसकी तरह से ग्रेट नहीं हूँ। ही इज़ ग्रेट, आई एम नॉट, ही इज़ नॉट एज ग्रेटर एज आई एम। अब एज के साथ कभी भी ग्रेटर मतलब कंपैरेटिव डिग्री को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे अगर हम ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, डी ले लें, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारा बैठता है वो कौन सा बैठता है, यहाँ पर बैठता है ए, हमारा करेक्ट आंसर बैठता है। नहीं सॉरी, नॉट ए, ए नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी, ए नहीं, इसमें जो आपका करेक्ट बैठता है वो क्या बैठता है, बी। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेगेटिव में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दिस इज ऑल आई वॉन्ट, दिस इज ऑल आई वॉन्ट, अब इसको भी नेगेटिव में चेंज करना है। तो नॉट ऑल आई वॉन्ट इज दिस, ऑल आई वॉन्ट इज नॉट दिस, आई वॉन्ट नॉट ऑल ऑफ दिस, दिस इज ऑल आई वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। तो दिस इज ऑल वॉट आई वॉन्ट कि मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए था। अब इसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो डी आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, कि मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे जितना चाहिए था उतना मुझे मिल गया, अब इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ मीनिंगलेस टू वरी अबाउट योर फ्यूचर, इसको आपको किस में चेंज करना है, इंटैरोगेटिव में। ये क्वेश्चन आपका असर्टिव गिवन है, इसको आपको इंटैरोगेटिव में चेंज करना है। तो सेंटेंस क्या है, इट इज़ मीनिंगलेस टू वरी अबाउट योर फ्यूचर, ये बिल्कुल मीनिंगलेस है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में वरी करो। तो डू यू मीनिंगफुली वरी अबाउट योर फ्यूचर, नहीं, ये तो कोई सेंस नहीं बैठ रहा। वाई वरी अबाउट योर फ्यूचर, शुड यू वरी अबाउट योर फ्यूचर, डज वरिंग अबाउट द फ्यूचर मीन एनीथिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर एकदम हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा एकदम बोले तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नेवर आस्क्ड हर टू कम विद मी, इसका आपको किस में चेंज करना है, इंटैरोगेटिव में। तो डू आई एवर आस्क हर टू कम विद मी, डिड आई नॉट, अब आई नेवर आस्क्ड मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो डू आई एवर आस्क हर टू कम विद मी, डिड आई नॉट आस्क हर टू कम विद मी, डिड आई एवर आस्क हर टू कम विद मी, डिड आई आस्क हर नॉट टू कम विद मी, नहीं, आई नेवर आस्क्ड, मैंने उससे कभी नहीं पूछा मेरे साथ आने के लिए। तो अगर हम इसका देखें कि करेक्ट इसका इंटैरोगेटिव क्या होना चाहिए, मतलब मैंने उससे कभी नहीं पूछा, है ना। तो ये चीज़ वो खुद बता रहा है, स्टेट कर रहा है कि हाँ उसने कभी नहीं पूछा, मैंने कभी नहीं पूछा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट आस्क हर टू कम, क्या मैंने नहीं पूछा उससे आने के लिए। तो ये तो हो गया कि मैं खुद कंफर्म कर रही हूँ कि मैंने उससे कभी पूछा नहीं आने के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो अब ये खुद स्टेट कर रहा है आई नेवर आस्क्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड आई एवर आस्क हर टू कम विद मी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, इसे पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में चेंज करना एक सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे चेंज करना है और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर टेंस में कभी चेंज नहीं होता। तो सेंटेंस क्या है, स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, आर डूइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो जब इसे चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर बीइंग का मिलना ज़रूरी है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो अब ये देखो, अ लॉट ऑफ वर्क, ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा, और अ लॉट ऑफ वर्क इज डन, तो डन तो नहीं हो सकता, बीइंग डन होना चाहिए था, है ना, इज डन बाय। अब यहाँ पर भी ये आ रहा है, अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक वर्ब का ध्यान रखना है और विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, माई फादर बॉट मी अ गुड वॉच। अब इसको भी आपको किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट वाला केस है, एक तो माई फादर बॉट मी अ गुड वॉच, तो मी और अ गुड वॉच, तो ये दो ऑब्जेक्ट आपके पास है। तो अब देखते हैं इसका पैसिव क्या बनेगा। तो अ गुड वॉच वॉज बॉट बाय मी फॉर माई फादर, नहीं, मेरे फादर ने मेरे लिए लेकर आई है। अ गुड वॉच वॉज बॉट for me by my father, bought for me by my father is a good watch, नहीं, a good watch by my father bought me, नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, a good watch ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पे आ जाएगा, आ गया a good watch, है ना, और क्योंकि खरीदी थी, पास्ट की बात आ रही है, तो वॉज बॉट, और किसके लिए खरीदी थी, मेरे लिए, फॉर मी, और किसके द्वारा खरीदी थी, बाय माय फादर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट वो क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। अब इसको किस में चेंज करना है, आपको पैसिव में चेंज करना है। तो दिस लेटर मे बी पोस्टेड, अब देखो प्लीज पोस्ट है तो प्लीज पोस्ट मतलब रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो दिस लेटर मस्ट बी पोस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड, तो जब रिक्वेस्ट की जा रही है तो हमारे पास सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज है मतलब ये एक रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। तो आइए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन, ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है और आपको इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन, देखो सरप्राइज के बाद हमेशा एट आता है जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो किसने सरप्राइज कर दिया, अब अगर हम चेंज करें एक्टिव में तो डिसीजन ने सरप्राइज किया है। तो हर डिसीजन इज अ सरप्राइज टू मी, नहीं। हर डिसीजन इज सरप्राइजिंग फॉर मी, नहीं। हर डिसीजन सरप्राइजिंग मी, नहीं। हर डिसीजन सरप्राइजिंग मी, ओके ये तो थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर डिसीजन इज अ सरप्राइज टू मी। अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जाएं तो ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। वैसे इसका जो करेक्ट बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था हर डिसीजन सरप्राइजेस मी, ये सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए था। जो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस है वो ये होना चाहिए था, जबकि ऑप्शन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। इसका फिर हम पैसिव की अगर बात करें तो वैसे इसका पैसिव ये बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाई यू। अब ये सेंटेंस का एक्टिव वॉइस आपको बताना है। तो अब देखो वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाई यू, तो ये आपका सेंटेंस है, क्वेश्चन है, आपको इसमें किस में चेंज करना है, एक्टिव में चेंज करना है। तो वाई डू यू इंसल्ट मी, ये तो सिंपल आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो गया। वाई शुड यू इंसल्ट मी, अब देखो वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाई यू, तो ये सेंटेंस है आपका, तो इसमें शुड आई बी इंसल्टेड लिखा हुआ है तो शुड का आना जरूरी है। तो वाई शुड यू इंसल्ट मी, अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो क्या हो जाएगा, वाई आई बी इंसल्टेड बाई यू, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो इसका एक्टिव वॉइस सीधे सीधे बी बन जाएगा, बाकी इसमें कोई भी सीक्वेंस ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। I said to my brother, let us go to some hill station for a change. अब इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होना चाहिए। तो आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो, तो जब लेट अस गो आता है तो हम हमेशा उसे शुड से बनाते हैं। तो आई आस्क्ड माई ब्रदर टू गो टू सम हिल स्टेशन, आई आस्क्ड माई ब्रदर इफ ही वुड गो, आई परमिटेड माई ब्रदर या आई सजेस्टेड, तो जब लेट की बात आती है तो हम सजेशन का यूज करते हैं। आई सजेस्ट टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, डी एकदम बोले तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसके पास है। आई डोंट नो द वे, डू यू, तो अब आपको इसका क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। दो सेंटेंस यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं। आई डोंट नो द वे, डू यू, ही सेड, तो ही सेड ही डिडंट नो द वे एंड डिड आई नो इट, ही सेड टू मी, ये बेसिकली पूछा गया है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द वे, तो देखो जब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, इफ आई न्यू द वे विच ही डिडंट, या ही सेड दैट ही डिडंट नो द वे एंड आस्क्ड मी इफ आई डिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, आई डोंट नो का किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, ही सेड दैट ही डिडंट नो द वे। ठीक है, और दूसरा डू यू मतलब क्वेश्चन पूछा गया है तो इफ आई डिड, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स सेड A thing of beauty is a joy forever. तो देखो जब भी कोई किसी की लिखी हुई कोट होती है, सेइंग होती है, उसमें हम कभी भी कोई चेंज नहीं करते हैं, वो एज इट इज रहती है, लेकिन बाकी चीज़ों में तो चेंज होगा। तो कीट्स सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉयफुल, तो जॉयफुल नहीं है, तो जॉय फॉर एवर है। कीट्स सेड दैट अ ब्यूटिफुल थिंग इज जॉय, Keats said that a thing of beauty is a joy forever, और Keats said that things beautiful। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में कोई भी चेंज नहीं किया गया, तो सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं।
तो ये क्या है, आई सेड टू हर। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो देखो आर यू से मतलब हेल्पिंग वर्ब से चेंज हुआ है, तो इसमें जो अब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करेंगे तो वो दैट से ना रिप्लेस होकर या तो वेदर से रिप्लेस होगा या फिर इफ से रिप्लेस होगा। तो अब देख लेते हैं। और जो इंटरोगेटिव फॉर्म है वो असर्टिव फॉर्म है, मतलब अफर्मेटिव फॉर्म में आ जाएगी। तो आई सेड टू हर मतलब आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। आई आस्क्ड फ्रॉम हर, तो आस्क्ड फ्रॉम हर नहीं आएगा। आई टोल्ड हर दैट नहीं होगा। आई आस्क्ड हर इंटेंशन नहीं। द नेक्स्ट डे ऑफ गोइंग नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल प्रॉपर आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस लिखा हुआ है कि भाई मैंने उससे पूछा अगर वो दिल्ली जा रही थी कब, मतलब जा रही है कल। तो नेक्स्ट डे मतलब कल की बात हो रही है, तो टुमारो के लिए बात हो रही है, तो टुमारो में क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट डे आ जाएगा। ठीक है। नाउ ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, ये सेंटेंस ऑलरेडी किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। अब इंक्वायर्ड मतलब क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज अहमद। तो ही आस्क्ड आर यू अहमद, ही इंक्वायर्ड यू योर नेम इज अहमद। ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद, none of the above। अब देखो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इज योर नेम अहमद ये पूछा होना चाहिए था, है ना। तो ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद। अच्छा वहाँ पर नॉट अहमद लिखा हुआ है, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद। यस, तो इसका सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज एन एक्सलेंट आइडिया। तो अभी इसको हम डायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि एक एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन को हम शो करते हुए ओ व्हाट एन एक्सलेंट आइडिया सेड आई, ओ दिस इज सच एन एक्सलेंट आइडिया, एन एक्सलेंट आइडिया आई सेड, एन एक्सलेंट आइडिया दिस इज। तो यहाँ पर जो हो जाएगा व्हाट एन एक्सलेंट आइडिया हो जाएगा, तो ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बस यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्लास आज पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको गलती नज़र आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल लुक ओवर दैट, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका जो एनालिसिस क्वेश्चंस का मैं करूँगी वो क्लास में आपकी करूँगी, कि मैं आपको जस्टिफिकेशन बता दूंगी कि इसका आंसर क्यों ये सही होना चाहिए क्यों नहीं। आप कमेंट करके मुझे क्वेश्चन में डाउट ज़रूर पूछिएगा। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपकी होली अच्छी जा रही होगी, होली आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।